इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, होगी रोशनी बस कुछ चिंगारियों को जलाए रखना, होगी रोशनी आपके जीवन में भी बस कुछ चिंगारियों को जलाए रखना। और लहू देकर की है जिसकी हिफाजत अपने इतने साल, लहू खून देकर की है जिसकी हिफाजत अपने इतने साल, इस प्यारे हिंदुस्तान को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने ऑन ए किलिंग ट्री एक बहुत ही सेंसिटिव पोएम लेके आया हूँ। मतलब इस पोएम में आपको सिखाया जाएगा कि पेड़ को कैसे काटा जाता है या पेड़ को कैसे मारा जाएगा। लेकिन पोएट का कहने का मतलब यही नहीं है कि पेड़ को कैसे काटा जाना है। वो इसके हिसाब से आपको यह संदेश देना चाहता है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बट उनका समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार जैसे कि मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से अपना वीडियो शुरू करता हूँ, तो वही पोएट भी इस पोएम में कहना चाहते हैं, कहना वो कुछ और चाहते हैं लेकिन लिखा उन्हें कुछ और है। तो इस पोएम को हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बढ़ रहे हैं, तो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते ही है, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपका कुछ पैटर्न चेंज किया है टर्म सेकंड में, तो मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि जो ये पोएम है, इस पोएम को लिखा है और इसके जो पोएट हैं वो कौन है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा। तो इसके जो पोएट हैं उसका नाम है गीव पटेल। कोई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर लेते हैं, उच्चारण कुछ गलत लेते हैं, जीव पटेल लिख लेते हैं, तो इसको ध्यान देना है, गीव पटेल होता है। और ही वॉज बॉर्न ऑन 18 अगस्त 1940 इन मुंबई, ठीक है। तो इनका जन्म 18 अगस्त 1940 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। आई एम टॉकिंग इन मुंबई, ठीक है। जो बड़े शहर होते हैं उसके आगे इन लगता है, इन प्रीपोजिशन लगता है। जो छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, उनके आगे एट लगता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ही इज़ एन इंडियन पोइट, वो बहुत ही बड़े इंडियन अच्छे कवि थे, पोइट थे। एंड ही इज़ ऑल्सो एक वेरी ग्रेट प्ले राइट। देखिए यहाँ पर राइट की स्पेलिंग WRIGST राइट है, ठीक है ना, ठीक है। तो प्ले राइट जो होता है इसका मतलब होता है नाटककार, जो नाटक लिखते हैं। जैसे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा नाटक लिखा था। इसके अलावा आपने कालिदास जी का नाम सुना होगा। इंग्लिश की बात करें तो बहुत बड़े नाटककार हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, ही इज़ अ गुड पेंटर। ये एक अच्छे पेंटर भी थे, अच्छी पेंटिंग करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक अच्छे फिजिशियन है, डॉक्टर भी थे। तो बहुत कम होता है एक डॉक्टर लिखने की, साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो इनने एक अच्छे डॉक्टर थे। तो इनकी जो डॉक्टर जो इनका प्रोफेशन है, जो इनका व्यवसाय है, बिजनेस है, ये इनकी पोएम्स में भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इनके अधिकांश पोएम है, इनके टाइटल भी इनके डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है। इनने जो पहली पोएम लिखी थी, मतलब पोएम्स बहुत सारी लिखी, उनको एक किताब का रूप दिया, एंथोलॉजी बोलते हैं, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एंथोलॉजी मतलब होता है संकलन, किसी साहित्य का संकलन करना, पोएम्स का, कहानियों का। तो इनके जो पोएम्स था, पोएट्री कलेक्शन था, पहला कलेक्शन जो इनका पोएम्स का रिलेटेड आया था वो आया था 1966 में, ठीक है ना। और उसकी बहुत सारी पोएम्स थी, लेकिन 2 बहुत फेमस पोएम है उसमें से। जो पहली पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद 1966 उसी कलेक्शन में एक पोएम और थी, ओल्ड मैन्स डेथ। देखिए मैंने बताया ये डॉक्टर थे, तो इनकी ज़्यादा डेथ से, पोस्टमार्टम से, हॉस्पिटल से रिलेटेड पोएम्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इनने दूसरा जो कलेक्शन निकाला था पोएम्स का, वो था 1976 में, ठीक है। 1976 में लिखा था, 1976 में। पहला था बॉडी, देखिए बॉडी शरीर, डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड है। अर्बन, ठीक है, दूसरा पोएम थी इनकी अर्बन। तीसरा देखिए फिर पब्लिक हॉस्पिटल डॉक्टरी से रिलेटेड है। चौथा फॉरेंसिक मेडिसन, देखिए फिर डॉक्टरी से रिलेटेड है। और हाउ डू यू विथ स्टैंड 1976, मतलब ये सभी जो पोएम्स हैं ये किस में लिखी थी, 1976 के कलेक्शन में। इसके अलावा इनने 2 बहुत और फेमस वर्क्स लिखे हैं, क्रस्ड हेड 1984 में और हैंग्ड मैन, ठीक है, हैंडमैन 1985 में। तो इनका हमने पढ़ लिया कि गीव पटेल बहुत बड़े पोएट हैं। तो लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन करने की कोशिश की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो और कमेंट में आपके कुछ बच्चों के कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, तो देखते हैं आज किन बच्चों के कमेंट हमारे पास आएंगे। तो ऑन किलिंग ए ट्री पोएम है, तीज इज कलेक्शन ऑफ 4 स्टेंजास, 4 स्टेंजा में हैं।
ठीक है। तो इसमें पॉइंट ये कहना चाहता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन देखिए पेड़ को हम काटते हैं तो लेकिन वो बहुत जीने की चाह रखता है, वो बार बार उग जाता है। तो हमें जब कोई जीना चाहता है, जियो और जीने दो, जैन धर्म का जो सिद्धांत था उसको फॉलो करना चाहिए। किसी पेड़ में भी हमारी तरह कहा जाता है कि प्राण होते हैं, ठीक है ना, जीव के रूप में प्राण होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसलिए तो पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। और अब आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो भी पोएम्स होती हैं, जो इनके स्टेंजा होते हैं, इसके बीच में जितने भी हार्ड मीनिंग होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, उन वर्ड मीनिंग को आपने क्या करना है, हमेशा नोट डाउन करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में या तो उसका सिनोनिम एक पूछा जाएगा या एंटोनिम पूछा जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी इसके लिए इसके जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो जितने भी इसमें आएंगे हम उसको देख लेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, पहले स्टेंजा की ओर जाते हैं। देखते हैं पहला, यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं, आप इन पे ध्यान देते रहेंगे, मैं आपको समझाते रहूँगा। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो पहले पूरा स्टेंजा पढ़ने से पहले मैं आधा स्टेंजा पढ़ लेता हूँ। कह रहा कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, कह रहा कि इट टेक्स मच टाइम, यह ज़्यादा समय लेगा, मच टाइम मतलब ज़्यादा समय लेगा, टू किल ए ट्री, किल मतलब पेड़ को मारने में, कि इसमें ज़्यादा समय, किस समय आप देखते हैं, आगे की लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, मतलब नाइफ मतलब चाकू, इट्स मीन ब्लेड, है ना, चाकू, है ना। तो कुल्हाड़ी या चाकू से मारने का ये सिंपल जैब, जैब मतलब होता है प्रहार। अब देखिए हमने यहाँ पर दिखा था, ये है आपका सिंपल जैब, ठीक है। ये जैब इसी को बोलते हैं कि जब हम एक चोट यहाँ पर मारते थे, एक चोट इस कोने पर मारते हैं, इसको बोलते हैं जैब। मतलब जब क्या होता है कि पेड़ में हम एक ही जगह पर वहाँ लगता नहीं है, तो इधर बेतरतीब मारना, इधर उधर मारना, उसको बोलते हैं जैब। समझ में आ गया। तो हम दोबारा ऊपर पॉइंट में चलेंगे। जैब की यहाँ पे मीनिंग लिखी है मैंने, सडन रफ ब्लो, इट्स मीन जब हम कभी किसी वस्तु पर अचानक आड़ा तिरछा प्रहार करते हैं उसको जैब बोलते हैं। तो कह रहा है कि चाकू के या कुल्हाड़ी के प्रहार से मारने से पेड़ कभी नहीं मरता है। इट टेक्स मच टाइम टू, वह और ज़्यादा समय लेगा, उसको मारने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यह एक चाकू से सिंपल पेड़, चाकू से मारने से पेड़ नहीं मर सकता है। क्योंकि अब देखो क्यों, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि इट हैज़ ग्रोन, क्योंकि वह बड़ा होता है, ग्रो होता है, ग्रो मतलब बड़ा होना, है ना, उगना। तो इट हैज़ GROW, ग्रो मतलब होता है उगना। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि वह बड़ा होता है कैसे, धीरे धीरे। कंज्यूमिंग, देखिए कंज्यूमिंग मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, मतलब किसी चीज़ को लेना। वो पेड़ जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है कि वह धीरे धीरे ग्रहण करता है अर्थ से, जमीन से, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, और बढ़ता है अर्थ से, क्या करता है, कंज्यूमिंग, ग्रहण करता है। क्या क्या ग्रहण करता है देखते हैं। एंड फिर राइजिंग आउट ऑफ इट, और उससे बढ़ता है, फीडिंग और भोजन ग्रहण करता है, अपॉन द क्रस्ट। आप देखिए क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी में 3 लेयर्स होती हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा और नीफे, ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो जो उसकी सबसे परत होती है, जो मिट्टी की 8-9 इंच की जो लेयर होती है जिसमें हमारी फसल उगती है, जो मिट्टी की परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर CRUST, क्रस्ट में लेयर, हार्डर लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या करता है पृथ्वी, जो उसकी जड़ें होती हैं, आप यहाँ पर देखेंगे जो पेड़ की जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या कर रही हैं, ज़मीन के अंदर जाकर, ये ज़मीन के अंदर जाकर वहाँ से, ये यहाँ पर आप देखिए जड़ें ज़मीन से क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ मिनरल्स लेते रहती हैं पेड़ों से, जिससे कि उसका पोषण होता रहता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो वो पेड़ क्या करता है, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग मतलब ग्रहण करता है पृथ्वी से, और राइजिंग आउट ऑफ इट, और उठता है, राइज मतलब उठना, बड़े होना, आगे होना, फीडिंग और भोजन ग्रहण करता है, फीड करना मतलब भोजन ग्रहण करना, अपॉन इट्स क्रस्ट मतलब क्रस्ट से, मतलब पृथ्वी की जो लेयर होती है उससे। कैसे, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब मतलब यहाँ पर देखा सोखता, चूसना, ठीक है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, एब्जॉर्बिंग, ठीक है। क्या करता है, ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों तक सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो एंड एयर वाटर, और वो क्या करता है बहुत समय तक, हजारों वर्षों तक, ईयर्स लिखा है मतलब वर्षों तक पेड़ क्या करता है, धीरे धीरे उगता है। ज़मीन से क्या क्या ग्रहण करता है, एयर, हवा ग्रहण करता है, वाटर ग्रहण करता है, आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और फिर अपने जो लेप्रस हाइड होता है, देखो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच आ गया, लेप्रस हाइड। लेप्रस में होता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग होता है, कोड़ बोलते हो जिसको आप, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। मैं जीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की
क्या थी उस दिन? पुण्यतिथि थी उन, क्योंकि गांधी जी ने बहुत से कुष्ठ रोगियों की, दीन दुखियों की सेवा की थी, तो उनके जन्मदिन, उनके मृत्यु दिन, मतलब पुण्यतिथि 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, तो उस दिन के को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्यों आया कुष्ठ रोग? देखिए लेप्रोसी बना है, तो लेप्रोसी से लेप्रस बना है। लेप्रस क्या होता है? आपने देखा जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी जो शरीर का स्किन हो जाती है वो बिल्कुल सफ़ेद काली अजीब टाइप की हो जाती है, जली हुई, बीच में खत्ते जैसे कि पेड़ की छाल होती है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। आप आएगा फिगर ऑफ स्पीच आ गया यहाँ पर, लेप्रस हाइड मतलब किसी जानवर, वस्तु, स्थान की हम मानव से रिलेटेड कोई विशेषता बता दें, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं PER, SONIFICATION, है ना। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो क्या कह रहा है कि वह लेप्रासाइड स्प्राउटिंग लीव्स, वह उसकी जो अपने लेप्रासाइड है उसके जो बार्क है, यहाँ पर लेप्रासाइड किसके लिए आया? बार्क के लिए आया। बार्क मतलब उसकी छाल जो होती है, तो उसकी छाल कैसे हो जाती है? मनुष्य की जो कुष्ठ रोग के जो रोगी होते हैं उनकी खाल के समान पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर से क्या करता है? स्प्राउटिंग लीव्स। तो पेड़ क्या करता है? धीरे धीरे अपने पत्तियों को बाहर स्प्राउट करता है, अंकुरित करता है। आप देखिए यहाँ पर आपको इस स्क्रीन में दिखाया गया है स्प्राउट होना। हम पेड़ को चाहे काट भी देते हैं तो क्या करता है? धीरे धीरे वो क्या करता है? पेड़ वहाँ से अपने लिए उनको निशानों को, अपने जो पत्तियों को उखाड़ते रहता है या उनको उगाते रहता है, उसको बोलते हैं अंकुरित होना, स्प्राउट कर देना। और ये देखिए जड़ से वो क्या कर रहा है? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला स्टेंजा मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा। बहुत आसान स्टेंजा था कि जो पेड़ है उसको काटना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत समय लेता है, क्योंकि उसको चाकू से एक पहाड़ से काटना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि वो क्यों आसान नहीं है? बिकॉज इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि वह धीरे धीरे पेड़ क्या करता है? ज़मीन से एयर लेता है, पानी लेता है और उसको क्या करता है? लेप्रासाइड और अपने खाल के अंदर छुपा लेता है, और जिससे कि नई नई पत्तियां उगती रहती हैं और जिसके कारण वह अपना भोजन प्राप्त करता है। क्रस्ट और पृथ्वी से, क्रस्ट से जो उसकी लेयर है उससे उसको भोजन प्राप्त करता है। तो पहला स्टेंजा आपके समझ में आ गया होगा, राइमिंग स्कीम आपको लिखना सिखा दिया है। तो आप चलते हैं सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा हमको क्या बता रहा है? So hack and chop, but the alone want to eat. Not so much pain will do it, and the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature बोझ। बोझ है, बोझ बी ओ। अब यहाँ पर आपको मीनिंग दिखेगा। तो सेकंड स्टेंजा आपको देखो क्या कह रहा है। कठिन मीनिंग आपकी यहाँ पर लिखी है, बहुत ज़्यादा कठिन मीनिंग है, यहाँ पर हार्ड मीनिंग है, इनको नोट करना है। सो हैक एंड चॉप, देखिए हैक मतलब होता है बेतरतीब काटना। हैक मतलब क्या होता है? बेतरतीब काटना। बट दिस एलोन वांट टू डू, कह रहा है कि उसको बेतरतीब काटना, और चोप मतलब कुल्हाड़ी से किसी के टुकड़े टुकड़े कर देने। जैसे हमने यहाँ पे इस पेड़ के कर दिए हैं टुकड़े, ठीक है, यहाँ पे इस पेड़ के टुकड़े कर दिए हैं। तो कह रहा है कि ऐसे इस प्रकार यहाँ पे इसको काटना तो बहुत आसान नहीं है। सो हैक एंड चोप बट दिस अलोन वांट टू डू इट, कह रहा है कि उसको काट दो और उसके टुकड़े कर दो, क्योंकि ठीक है, नॉट सो मच पेन विल डू इट, क्योंकि पेड़ को इससे कोई ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, आप उसको इतना परेशान कर रहे हो, इतना उसको नुकसान पहुँचा रहे हो। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में चाह रहा है कि मतलब पेड़ मत काटो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर दर्द नहीं हो रहा है। तो सो हैक एंड चॉप, तो हैक मतलब बेतरतीब काटना, चॉप मतलब होता है कुल्हाड़ी से काटना, टुकड़े टुकड़े करना, फाड़, जिसको हम यहाँ कुमाऊनी उत्तराखंड में बोलते हैं लकड़ी फाड़ना, फाड़ देना। तो सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांट टू डू इट, कह रहा है कि उस लकड़ी को बेतरतीब काट दो, पेड़ को काट दो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि नॉट सो मच पेन विल डू इट, क्योंकि उसको कोई ज़्यादा पेन नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, है ना। एंड द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन आया। ब्लीडिंग बार्क आपको पता है, ब्लीड मतलब होता है खून, तो मनुष्य से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ गई खून, तो खून मतलब खून बहन को ब्लीडिंग बोलते हैं। यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब बार्क भी आया था लेप्रस हाइड, तो वही है बार्क, ब्लीडिंग बार्क विल हील। तो कह रहा है कि जो उसकी जो, अब हम पेड़ को काटते हैं, आपने देखा होगा, तो उससे क्या निकलता है, एक सैप निकलता है। सैप आपको पता होता है, SAP सैप मतलब होता है जो ये खून, जो लीसा जिसको बोलते हैं, जो किसी भी पेड़ को हम काटते हैं तो उससे कुछ एक पदार्थ निकल जाता है लैब, जैसे हमारे शरीर का खून है, कहते हैं कि पेड़ के लिए यही एक उसका खून का काम करता है ना। तो ये क्या है, ब्लीडिंग
बार्क। तो जैसे हमारे शरीर के रोगों को हमारा खून की तरह या खून हमारा मांसपेशियाँ भर देती है, वैसे ही पेड़ की इसको यह सैप जो होता है, एसिपिस सैप जो होता है, तो ये इसको हील कर देता है। हील मतलब होता है दोबारा ठीक कर देना, मतलब होता है मेक हेल्थी अगेन, मतलब घाव को भर देना। तो कह रहा है कि उसको पेड़ को तुम बेतरतीब काट भी तो कुछ नहीं होगा, उससे लीसा निकलेगा, उससे उसका ब्लीडिंग बार्क निकलेगा, मतलब उसका खून निकलेगा। तो यहाँ पर खून का एक सिग्निफिकेंस सिंबलाइजेशन भी किया गया है। तो सिंबल सिंबल भी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरी ओर यहाँ पर क्या है, कौन सा फिगर ऑफ मैंने बताया, पर्सोनिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है, जो उसका जो लीसा टाइप का है, वो उसको दोबारा क्या कर देगा, उस पेड़ को दोबारा हील कर देगा और दोबारा बढ़ जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन अगेन, और जिससे वो क्लोज द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के नज़दीक से क्या करेगा, दोबारा उग जाएगा। एंड विल अराइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और दोबारा कर्ल्ड मतलब राइज मतलब उठ जाना, दोबारा पैदा हो जाना। कर्ल्ड मतलब होता है घुमावदार, मीन्स बैंड, टेढ़े मेढ़े। और ग्रीन ट्विग्स मतलब देखिए, एक तो होता है ब्रांच मतलब बड़ी बड़ी टहनियाँ, जो मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं वो ब्रांच। और ट्विग्स मतलब होता है जो पतली पतली हैं, है ना, जो पतली टहनियाँ होती हैं उनको ट्विग्स बोलते हैं, टहनियाँ। और ब्रांच मतलब तना, जो बड़ा उसका रूप ले जाता है टहनियों का, उसको, ठीक है। तो क्या करेगा, पेड़ वहाँ पर से अपने बार्क को निकालेगा, लीसा टाइप का निकालेगा, सैप निकालेगा, और दोबारा क्या कर देगा, ग्रीन हरे पेड़ में टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ उगा देगा। एंड मिनिएचर बो एंड अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन द टू फॉर्मर साइज। अब यहाँ पर हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। कि ट्विग्स हमने पढ़ लिया, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे आकार, मतलब बहुत स्मॉल साइज। मिनिएचर लिखा है, बोझ, इसको बो ना पढ़ें, बोझ पढ़ेंगे। बोझ मतलब होता है पेड़ की मुख्य शाखा, मतलब तना, ब्रांच। और दोबारा क्या करेगा, कर्ल विंग ट्विग्स एंड मिनिएचर बो, और छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी और वो बोझ मेन शाखा में बदल जाएंगी। एंड अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और अनचेक्ड मतलब बिना रोके हुए, अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो क्या करेंगे, विल एक्सपेंड, दोबारा वो छोटी छोटी टहनियाँ फैल जाएंगी। एंड अगेन फॉर्मल साइज, और दोबारा क्या करेंगे, एक बहुत से बड़े फॉर्मल साइज में बदल जाएंगी। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोई समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं दूसरा स्टेंज, अगर कोई दिक्कत है तो देख लेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर पक्का करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, नो द रोड इज टू बी पुल्ड आउट बट आउट द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। तो तीसरा स्टेंजा देखते हैं कि नो, नहीं, क्या करना है, अगर पेड़ को मारना है तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जो उसकी रूट है, जो उसकी जो ये जड़ें हैं, इनको क्या करो, बिल्कुल बाहर खींच के निकाल दो। जो रूट की, इसकी जो रूट है, इसकी जड़ें हैं, इसको क्या करना है, पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। इन जड़ों को उखाड़ के, ये जो जड़ है इनको उखाड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, तब वो पेड़ मरेगा। बिकॉज आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर है, कहाँ से बाहर निकालना है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। आपको पता है एंकरिंग अर्थ होता है, एंकर होता है ना, कोई भी प्रोग्राम को करता है एंकर, मतलब उसका मुख्य भाग जो स्थिर रखता है, तो उस प्रोग्राम को स्थिर रखता है एंकर, उसको उसकी सुंदरता बनाए रखता है। तो एंकरिंग अर्थ मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है मेन भाग, जो उसमें वो पृथ्वी में पेड़ खड़ा है। तो कह रहा है कि उस एंकरिंग अर्थ से, उस जमीन में जहाँ वो पेड़ उगा हुआ है, उससे उसको जड़ सहित उखाड़ो। एंड इज़ टू बी रोप्ड, और फिर रस्सी से उसको बांध दो। एंड टाइट पुल्ड आउट, और उसको बाहर खींचो। एंड स्नैप्ड आउट मतलब फिर झटके से खींचो, क्योंकि पेड़ बहुत गहरा जाता है, वो उसको एकदम नहीं उखड़ सकता है एक बार से। तो बार बार स्नैप्ड आउट मतलब होता है जर्क करना, है ना, तो जर्क मारना चाहिए आगे, जर्क से मतलब झटके से उसको बाहर करना। तो ठीक है, तो पेड़ को अगर मारना ही है तो क्या करना है, इट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑन द एंकरिंग अर्थ। तो उसको जो ज़मीन, एंकरिंग अर्थ जो उसकी ज़मीन है, उसमें से उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, और जड़ से ही बाहर निकालना है। और बाहर निकाल के क्या करना है, इट टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से बांध देना है और टाइट बांधना है। एंड पुल्ड आउट, और उसको बाहर खींचना है। एंड स्नैप्ड आउट, और झटके से बाहर खींचना है। और पुल्ड आउट इंटायरली, और अंत में उसको पूरी तरह से ज़मीन से इंटायरली मतलब बाहर, पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड स्टेंट ऑफ द एक्सपोज्ड, और उसको अर्थ केव मतलब होता है, मैंने बताया अर्थ केव, भूमि का गड्ढा, जिस गड्ढे में वो पेड़ जमा हुआ है उसको बोलते हैं अर्थ केव, मतलब उस गड्ढे में जहाँ जिस एरिया में उसका पेड़ की जड़ें फैली, ये है अर्थ केव। तो यहाँ से पृथ्वी को क्या, उस पेड़ को पूरी तरह से पुल्ड आउट कर लो, आउट ऑफ द फ्रॉम द अर्थ केव एंड स्टैंड ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जिससे कि उसकी जो पूरी ट्री की जो ताकत है वो बाहर निकल जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, क्योंकि जो उसके पेड़ों की जो जड़ों की ताकत होती है, जब ताकत होती है वो किसके जड़ों में है, और वो स्ट्रेंथ कहाँ होती है, वही उसका सोर्स होती है।
पेड़ की जो ताकत होती है उसकी जड़ें होती हैं और वो कैसे कलर की होती है, वाइट एंड वेट, वो बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती हैं जड़ें और वेट होती हैं। तो इसलिए उन जड़ों को निकाल दो। एंड मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि और वो बहुत मोस्ट सेंसिटिव होती हैं। अगर आप जड़ को काट देंगे तो पेड़ पूरा कट जाएगा। सेंसिटिव समझते हो ना, संवेदन, हमको कहीं कोई चीज़ का हम छूते हैं तो हमको पूरा शरीर को महसूस होता है, तो उसी को सेंसिटिव बोलते हैं। अगर एक जगह पर हम इशारा करें पूरा शरीर झन्ना जाता है तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव। एक जगह पर हम कोई प्रतिक्रिया करें उसका पूरा शरीर में असर होता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार वो जो जड़ें बहुत सेंसिटिव होती है उनको काटना पड़ेगा तब पेड़ मरेगा, क्योंकि वो क्या होती है, हिडन फॉर द ईयर्स इन द अर्थ, वो बहुत सालों से पृथ्वी के अंदर छुपी हुई हैं। इस प्रकार अब हमारी लास्ट जो पोयम है का लास्ट स्टेंजा है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सेयर एंड एयर, सन एंड एयर एंड ब्राउनिंग हार्डिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। तो कह रहा है कि देन द मैटर, और अब वह बात आती है, अब पेड़ बाहर निकल गया है, ठीक है ना, पेड़ को हमने बाहर निकाल दिया है। तो आप क्या कह रहा है कि स्क्रॉचिंग एंड सॉकिंग, दो आपने देखा ये चॉकिंग, स्कॉर्डिंग एंड चॉकिंग। चॉकिंग मतलब होता है पेड़ को सुखाना, ड्राई कर देना। स्कॉर्चिंग मतलब होता है बाहर निकालना, जड़ से ही उखाड़ देना। तो कह रहा है कि अब हमने पेड़ को जड़ से बाहर निकाल दिया है, तब क्या मैटर आता है, इन द सन, और फिर उसको बिल्कुल उखाड़ के ज़मीन में सन को सुखाने के लिए रख दो। जैसे हम घरों में कुछ चीज़ सुखाने के लिए रखते हैं ना, तो वैसे ही कह रहा है कि पेड़ को उखाड़ कर उसको उस जड़ को ज़मीन से बाहर निकालो और सन धूप में रख दो, एंड एयर, और उस पर हवा लगने दो। तब वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ब्राउनिंग हो जाएगा। जब वो सूखने लग जाएगा तो कुछ समय बाद वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। और देन हार्डिंग, तुमको पता है कि जब कोई पेड़ कच्चा होता है, लकड़ी कच्ची होती है तो गीली होती है तो मुड़ जाती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन यहाँ पर हार्डिंग मतलब पेड़ क्या हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा। ट्विस्टिंग, और वो कठोर होने के इसलिए मुड़ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इस लाइन में, यहाँ पर पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाता है तो फिर टेढ़ी हो जाती है, वो लकड़ी टेढ़ी हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाएगा। एंड विदरिंग, विदरिंग मतलब होता है मुरझा जाना, ड्राई हो जाना, और अंत में फेंट हो जाएगी और उस लकड़ी बिल्कुल सूख जाएगी और बिल्कुल मुरझा जाएगी। इट्स मीन उसका सब पानी, उसका जो रस है, उसका जो उसके अंदर जो जान है वो तब खत्म हो जाएगी, देन इट इज़ डन। और तब इस प्रकार से अंत में पेड़ क्या होगा, मरेगा। कह रहा है कि पेड़ को अगर बाहर निकालेंगे फिर भी नहीं मरेगा, उसको हमको सुखाना पड़ेगा, उसको हमको हवा लगानी पड़ेगी, तब वो पेड़ मरेगा। तो देखिए अब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं कहना चाहता कि आपको पेड़ को सुखाना है, वो यह कहना चाह रहा है कि देखो पेड़ भी जीना चाहता है। अब हम इतने प्रयास करते हैं पेड़ को मारने के, हम पेड़ को काट देते हैं फिर भी स्प्राउट हो जाता है, बार बार अंकुर जाता है, तो वो जीना चाहता है, हमको उसको जीना देना चाहिए। आपको पता है आजकल कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, तो आपने देखा होगा कि पेड़ों की ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमको कहाँ से पेड़ मिलेंगे, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसलिए हमको ध्यान देना कि पेड़ों को हमें बचाना है। पॉइंट हमें नेगेटिव मोटिवेशन देकर, मतलब डांट कर एक प्रकार से हमको समझाना चाहता था कि पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बार बार जीना चाहता है, हमें कोई हक नहीं है कि उन्हें मारें। इसलिए उत्तराखंड में बहुत से आंदोलन चले थे, मैती आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन चला था, और चिपको आंदोलन जो कर्नाटक में पहले चला था उसका नाम एट्टिको आंदोलन था। तो ये पेड़ों से रिलेटेड आंदोलन थे। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है बार बार, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने की ज़्यादा कोशिश कर देता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजर, क्योंकि जो लिटिल नॉलेज वो बहुत डेंजर होती है। इट एलिवेट क्रिएट्स क्वेरल, ये हमेशा क्या करती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्ञान हो तो पूरा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं आपसे आशा करूँगा कि लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने इसमें वर्ड मीनिंग्स आई हैं उन्हें सही ढंग से। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर कि पिछली बार लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए थे, दूसरे बार में हमें क्या कहते हैं कि जो लॉकडाउन स्कूल बंद है, दूसरे साल में बिना प्रयास किए ही हमें, बिना पेपर दिए ही हमें पास कर दिया गया था। और क्या अब अगले बार जब लॉकडाउन होगा तो क्या हमें बिना उसके ही नौकरी मिल जाएगी? नो माय डियर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नौकरी बाकी कोई फ़ायदा भी नहीं है, अगर आपने बिना मेहनत के कुछ पा लिया तो उस मेहनत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।